अस्सलाम वालेकुम। सवा टीवी पर जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाकामियों से जान छुड़ाने में नाकाम है, नाकामियों से जान छुड़ाने में नाकाम है। आप वर्ल्ड कप की बात करें, आप एशिया कप की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करें और आप न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो T20 मैचों की सीरीज़ है, पाकिस्तान मुसलसल 4 मैचेस हार गया। आज पाकिस्तान को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा। बॉलिंग पहले करें, बैटिंग पहले करें, बॉलिंग बाद में करें, बैटिंग बाद में करें, टॉस जीतें, टॉस हारें, खिलाड़ी तब्दील करें, बैटिंग ऑर्डर चेंज करें, कुछ भी कर लें। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आज तक पाकिस्तान इस सीरीज़ में कामयाबी से बहुत दूर नज़र आ रहा है। बहुत सारी बातें हो रही हैं। इसी साल में हमने वर्ल्ड कप भी खेलना है। साहिबजादा फरहान को मौका मिला, वो नाकाम रहे। आज़म खान को मौका मिला, वो नाकाम रहे। साइम अयूब को मौका मिला, वो नाकाम रहे। पाकिस्तान के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने टीम की कामयाबी में सबसे अहम किरदार उनका है और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है और नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक आसान रास्ता फ़राहम करना है कि वो आएँ और अपनी सलाहियतों का इजहार करें और पाकिस्तान के काम आएँ। लेकिन यहाँ पर ना तो सीनियर चल पा रहे हैं, ना ही जूनियर्स चल पा रहे हैं। रिजवान रन ज़रूर कर गए, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के काम आ पाए या नहीं आ पाए? क्या उनकी इनिंग्स उसी पेस के साथ होनी चाहिए थी जिसके साथ वो खेले, या उससे बेहतर अंदाज में उनको खेलने की ज़रूरत थी? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये कारकर्दगी यकीनी तौर पर सवालिया निशान है, परेशान कुन भी है, तशवीशनाक भी है। लेकिन जो लोग क्रिकेट के फ़ैसले कर रहे हैं, शायद उनके लिए पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, क्योंकि वहाँ पर T10 का शोर है, वहाँ पर अपने अपने लोगों को लगाने का शौक़ है, वहाँ पर कुर्सी पर जमे रहने की एक आपको लगन नज़र आती है। उसमें क्रिकेट तो बहुत दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाकामियों के इस भंवर से कैसे निकल सकती है? हमारा पाथवे कैसे बेहतर हो सकता है? हम कैसे दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला कर सकते हैं? और कहीं हम उस सफ़र पर तो नहीं हैं जिस सफ़र पर आज से बरसों पहले स्क्वॉश और हॉकी थे, और आज पाकिस्तान की हॉकी का भी कहीं नाम नहीं है, पाकिस्तान की स्क्वॉश का भी नाम नहीं है। हमें क्या करना है वापस आने के लिए? क्या खिलाड़ियों की सलाहियत में फ़र्क आ गया है या दुनिया आगे निकल गई है? क्या फ़िज़िकली हम उतने फिट नहीं हैं या दुनिया ने अपने आप को बहुत मजबूत और बेहतर कर लिया? हम कैसे इन सब चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं? कैसे दुनिया के साथ चल सकते हैं या दुनिया से आगे निकल सकते हैं? क्या यही एक वजह तो नहीं है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से, जब से हमने अपनी नाकामियों का जश्न मनाना शुरू किया, फेलियर्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया कि हम फाइनल में पहुंच रहे हैं, हम दुनिया में नंबर 1 हैं, हमारे बैटर्स, हमारे बॉलर्स ICC की रैंकिंग में नंबर 1 हैं? क्या ये सारी ख़राबियाँ कहीं ना कहीं यही तो नहीं है कि पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है हमारे पास? एक खिलाड़ी बाहर होता है, पता नहीं चलता क्यों हो गया, वो खिलाड़ी दोबारा वापस अंदर आ जाता है टीम में, पता नहीं चलता क्यों आ गया। अगर कोई ख़राब कारकर्दगी की वजह से टीम से बाहर होता है, उसी ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर वो दोबारा टीम में आ जाता है। ये कैसे होगा निज़ाम ठीक? इस निज़ाम के साथ जुड़े रहने और इस निज़ाम के साथ काम करने वाले और इस निज़ाम को बड़े करीब से समझने वाले हारून रशीद साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ़ हैसियतों में, मुख्तलिफ़ वक्तों में, मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम करते रहे, अहम ओहदों पर, और जो आखिरी इनकी ज़िम्मेदारी थी वो चीफ़ सेलेक्टर की हैसियत से थी, आज हमारे साथ मौजूद हैं। खेल पर गहरी निगाह रखते हैं, बारीकियों से वाकिफ़ हैं, इनसे जानेंगे हमारे मसाइल का हल क्या है। हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हारून हाफिज़ रशीद जी, आपने तो कितना लम्हा ये जो आपने इब्तिदाइया दिया है, इसमें तो आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो सामने रख दिया है अवाम के और फैंस के कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट को। ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट वाकई इस वक्त जो है काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है हमें, और बहुत ज़्यादा काम करने की इसमें ज़रूरत है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू ये है, जो कि मेरे अपने नज़दीक, क्योंकि मैंने इतना अर्सा बोर्ड में काम किया है, आपके बोर्ड में कंटिन्यूटी नहीं है। अगर आप उठा के देखेंगे, हिस्ट्री उठा के देख लें पाकिस्तान की हर शिकस्त के बाद, या तो आपका बोर्ड का जो चेयरमैन है वो चेंज हो जाता है, या आपकी सिलेक्शन कमेटी टूट जाती है, या आपका कैप्टन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये सारी जो है चेंजेस, अब्रप्ट चेंजेस जो है कि आप समझते हैं कि कोई सिस्टम चल सकता है जब तक उसमें कंटिन्यूटी ना हो। अगर अभी आपने जिक्र किया कि जी मैं चीफ सिलेक्टर था पीछे, तो आप उठा के देख लेंगे उसको पाकिस्तान की टीम जो थी इन्हीं खिलाड़ियों में मुश्तमिल थी, और पाकिस्तान की टीम उस वक्त किस रैंक पे खड़ी थी, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो या T20 हो। जैसे ये चेंज आता है, आपने सारा कुछ ही तो चेंज कर दिया। आप मुझे बताएं कि जो मैनेजमेंट कमेटी अंडर नजम सेठी काम कर रही थी,
और उसमें जब मिकी आर्थर एंड कंपनी को लेकर आए थे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थे, उसको आगे जाके मजबूत होना था। लेकिन आधे रास्ते में आपने सारा कुछ तोड़ दिया, नए चेयरमैन साहब आ गए, वो अपनी नई थिंक टैंक के साथ आ गए। आप मुझे बताएंगे इतनी जल्दी आप जब अब्रप्ट चेंजेस करेंगे तो प्लेयर्स को भी तो संभलने का मौका चाहिए ना। आप देखेंगे जो बैटिंग ऑर्डर जिस तरह ऊपर नीचे चेंज हुआ, कहाँ पर नीचे जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले ओपन करते हैं और ओपन करने वाले मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। अब इन यंगस्टर्स को हम क्या कहें? हम फखर जमान को क्या कहेंगे वो नीचे जाके रन करे? हम क्या साहबजादा फरहान को क्या कहेंगे वो 5 नंबर पे जाके रन करे? ठीक है, इशू ये होता है कि प्लेयर्स जितने भी हैं उनका एक माइंडसेट होता है, उनको पता है कि मेरा नंबर कौन सा, मैंने उसके ऊपर रन करना। दूसरा एक जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे ये नजर आती है, आप उठा के देख लेंगे इस वक्त जितने भी पाकिस्तान की इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट में शामिल हैं, किसी का भी कोचिंग इज मैनेजमेंट ऑफ द प्लेयर्स, उनकी स्किल्स को मैनेज करने वाली बात होती है। किसका इतना एक्सपीरियंस है, चाहे वो यासिर अरफात हो, चाहे वो मोहम्मद हफीज हो, चाहे वो जितने मर्जी आपके इस वक्त जो प्लेयर्स लगे हुए हैं पाकिस्तानी यहाँ पर, जो आप मुझे बता दें किसका एक्सपीरियंस है। देखिए, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट के ऊपर बातें करना टेलीविजन के ऊपर, और जब रियल सेंस में आप ग्राउंड पे जाते हैं वहां रियल सेंस में आपको पता लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। बाहर से बैठ के बहुत आसान लगता है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इन्हीं लोगों ने काम करना है। मैं कभी भी इनके खिलाफ बात नहीं करूंगा, लेकिन पहले उस प्रोसेस से तो गुजरे। यासिर अरफात को आते ही इतनी बड़ी टीम मिल गई, यानी हफीज को आते ही इतनी बड़ी टीम मिल गई जिसको मैनेज किया उन्होंने। एज कैप्टन भी यानी हफीज का रोल इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जो कि एक मैनेजमेंट का रोल होता है। आप समझते हैं ये एक बहुत बड़ा आपका एक अल्फाज हैं, बहुत वजनी अल्फाज हैं कि बहसियत कप्तान भी उनका इतना ज़्यादा वो कामयाब नहीं थे मैनेज अपने खिलाड़ियों को मैनेज करने के एतबार से। और दूसरा यासिर का जहाँ पर आपने जिक्र किया, ये नज़र आते हैं इंग्लैंड में कोचिंग करते हुए मुख्तलिफ जगह पर, जैसे नेपाल में भी कुछ काम कर रहे थे, और उमर गुल कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के जो पाकिस्तान सुपर लीग है वहाँ पर, सईद अजमल वहाँ पर। आपको लगता है कि ये फिर भी उस लेवल की कोचिंग नहीं है? देखिए, आप मुझे ये बताएं, जो भी आप इस वक्त बात कर रहे हैं, कोचिंग एक पूरे का पूरा एक मजबूत निज़ाम है जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें प्लेयर्स के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनके स्किल्स के जो इश्यूज हैं उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लस प्लेयर्स के मैनेजमेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल स्किल्स। ये वो सारी चीजें जो कोचिंग में आती हैं। आप करते क्या है कि आप जितने भी आपने प्लेयर्स के नाम लिए, ये तो T20 की कोचिंग कर रहे हैं ना। 15 से 20 दिन का टूर्नामेंट हुआ, 1 महीने का टूर्नामेंट हुआ तो खत्म हो गए। आप मुझे बताएंगे, ये तो एक तसलसल है, कोचिंग जब आप शुरू करते हैं अंडर 19 से लेके आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते ऊपर जाते हैं। बार बार यही मिसाल देते हैं कि दुनिया भर में देख लें कि राहुल द्रविड़ ने पहले अंडर 19 को लिया। हम क्यों चाहते हैं हमारा क्रिकेटर के वो क्रिकेट छोड़ के एकदम से टॉप पोजीशन ले ले? इसकी वजह क्या है? इनफैक्ट तो काम आपने नीचे करना है। जब तक आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करके प्लेयर्स को अच्छी तरह डेवलप करके ऊपर नहीं भेजेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका डोमेस्टिक का प्लेयर निकल के स्टेट में जाके जो है वो टॉप लेवल के ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं है। अच्छा हारून रशीद साहब, जैसे ये पाकिस्तान टीम में एक डायरेक्टर का ओहदा तख्लीक किया गया, एक नया ओहदा मुतारिफ़ करवाया गया जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के, उनको अब वो डायरेक्टर भी बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। वो सारे का सारा जो कोचिंग स्टाफ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको खुदा हाफिज़ कह दिया। और जो इस वक्त के पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं, आप समझते हैं कि ये डायरेक्टर का ओहदा ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला था कि जब तक ये नहीं था तो टीम उस वक्त इसी की ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा कि एक डायरेक्टर को हटाया गया है और उससे पहले दूसरे को लगा दिया गया है? क्या ये मसाइल का हल यही है? नहीं, देखिए हाफिज, एक तो इसको समझने की जरूरत है। आप अगर मिकी आर्थर को एज डायरेक्टर के रोल में देख रहे हैं तो उसका एक रीजन था। अगर मिकी फुल टाइम के अवेलेबल होते तो कभी भी डायरेक्टर ना बनते टीम, वो टीम के हेड कोच होते। लेकिन क्योंकि उनका एक ड्वेल रोल था, उन्होंने उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो अपनी उन्होंने लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उन्होंने कहा था कि मैं इस वक्फे में अवेलेबल हो सकता हूँ, तो ये मैं पाकिस्तान टीम के साथ दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक पूरा कोचिंग स्टाफ देके जो मेरे ही एडवाइजर्स के ऊपर काम करेगा, और मैं जहां जहां मौका मिलेगा मैं उनके साथ आगे ज्वाइन इन करूंगा। तो ये जो हफीज के टीम डायरेक्टर वाला रोल जो है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। हफीज ने जब ये रोल लिया, कहने लगा जी मैं हेड कोच नहीं हूं, मैं तो टीम डायरेक्टर हूँ। टीम डायरेक्टर नहीं होता, डायरेक्टर क्रिकेट होता है। इस क्योंकि हमने मिकी आर्थर की जो अवेलेबिलिटी थी उसको देखते हुए उसको टीम डायरेक्टर रखा था। ये कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं की थी। और उसने 1-1.5 साल के बाद जो उसने अपना उस काउंटी का स्टेंट खत्म कर देना था, उसने आगे ज्वाइन इन कर लेना था पाकिस्तान की टीम को एज ए ओवरऑल हेड। सो
लोगों को ये समझने की जरूरत है, जो कि अभी तक लोगों को समझ में नहीं आई, कि उसको टीम डायरेक्टर क्यों रखा था। ये पोजीशन क्रिएट की गई थी इसलिए कि हमें उसका जो कोचिंग जो सेटअप वो लेकर आया था उसको मॉनिटर कर रहा था, और उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे। देखें, अगर ये मैनेजमेंट चेंज ना होती, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि चीजें बहुत बेहतर हो रही थी, क्योंकि मैं उसके साथ काम कर रहा था, मैं चीफ सेलेक्टर था। हमने एक पूरा 2 से 3 साल का पूरा के पूरा एक पैकेज बना लिया हुआ था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का वे फॉरवर्ड क्या है, जिसमें ए टीम के टूर्स थे, अंडर 19 के टूर्स थे, जिसमें क्रिकेट एकेडमी का जो है हमने किस तरीके से उसको चलाना था, ये पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट पूरा तैयार था, जिसको सिर्फ हमने इम्प्लीमेंट करना था। इंतजार इस बात का था कि कब हमारे इलेक्शन होते हैं, ये गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स आ जाते हैं, हमारा चेयरमैन आ जाता है, जो कि पता था कि वो शायद नजम सेठी ही होंगे, लेकिन जब वो देखा कि चीजें ही सारी उलट पुलट हो गई, इसलिए जब हमारा टेन्योर खत्म हुआ तो हम साइड पे हो गए। बाकी जो नए लोग आए उन्होंने जो किया वो आपके सामने। हारून साहब, ये जो आपने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के यही खिलाड़ी थे जो चंद माह पहले तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वही खिलाड़ी हैं जो कि उनके साथ मिकी आर्थर के साथ भी अच्छा नहीं खेले और अब तो बहुत बुरा खेल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो दरमियान में इंतज़ामी तौर पर खामियां आई हैं, इंतज़ामी झटके लगे हैं, इनकी वजह से कारकर्दगी ख़राब हुई है? और दूसरा, आप समझते हैं कि ये जो प्लेयर्स की मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं उस सतह पर भी मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान के लिए, या मसाइल हुए हैं जिस वजह से कारकर्दगी का मायार जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ गया है? नहीं हाफिज, देखें, वो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया ना उस चेंज ने। आप देखेंगे जो चेंज हुआ वर्ल्ड कप में, आप लेके तो उन्हीं कोचेस को गए ना, लेकिन वो कोचेस तो बिल्कुल ही वो जिसको कहना चाहिए कि वो हो गए कि उन्होंने कहा कि हमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ तो बैठ के बातें होनी शुरू हो गई थी, इनको निकाल दिया जाए। यहाँ तो बैठ के बातें हो रही थी कि इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट आप देख रहे हैं बाबर आजम को कहा जा रहा था कि कप्तानी से हटा दिया गया। आपको याद होगा कि मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप के दौरान कह दिया गया कि ये टीम तो हमने सेलेक्ट ही नहीं की, ये तो टीम हारून रशीद ने सेलेक्ट, यानी 20 जून को मैं चला गया वहां और वो कह रहे हैं वर्ल्ड कप की टीम हारून रशीद सेलेक्ट करके गए। सो ये वो सारी चीजें थी, जो खबरें थी जो उन तक पहुंच रही थी प्लेयर्स पे। आप तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज आपके सामने होती है। सो उस चेंज ने एक बहुत बड़ा जो है ना डेंट डाला, जिसको जो संभलने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद जो जिस तरीके से नी जर्क डिसीजन लिए गए, इसको लगा दो, इसको लगा दो, इसको लगा दो, तो आपके पसंद के लोग हैं उनको आप ले आए, उनका ना आपने मेरिट देखा, ना उनका बैकग्राउंड देखा, ना उनका एक्सपीरियंस देखा, तो नतीजा ये आना था। लेकिन एक हैसियत एक पाकिस्तानी दुख होता है, ये टीम इतनी बुरी नहीं है और ये टीम इतना बुरा नहीं कर रही थी। अगर आप उठा के देख लें, अगर इन चेंजेस के बाद जो टीम में मेंटल डिस्टर्बेंस आई, जो टीम को मैसेजेस गलत गए, बाबर के वो जो मैसेजेस हैं वो लीक किए गए, तो आप सोचे तो सही, वहां वर्ल्ड कप हो रहा है और यहाँ चीजें ये हो रही। आपको लगता है कि जहनी तौर पर खिलाड़ी पुरसुकून नहीं है और ये एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट में भी ये नतायज आए हैं कि हम 4 मैचेस न्यूजीलैंड से मुसलसल हार गए? इसमें एक बड़ी वजह आप समझते हैं कि खिलाड़ियों का जहनी तौर पर पुरसुकून ना होना है? बिल्कुल हाफिज, ये बहुत जरूरी होता है। देखें, अब मैं उसका रीजन देता हूं कि क्यों ये बेचैनी और ये जो आप कह रहे हैं कि जो ये डिस्टर्ब हुए। आप देखें ना, आपकी टेस्ट टीम का नया कैप्टन, ठीक है, जस्ट सीरीज से पहले, ठीक है, आपकी T20 का नया कैप्टन जस्ट सीरीज से पहले, आपकी टीम मैनेजमेंट सीरीज से पहले अपॉइंट हुई। देखिए, इसके लिए टाइम चाहिए होता है, टाइमिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कोई नया हेड कोच या कोई आएगा उसको वक्त चाहिए होता है अपने टीम मेंबर्स के साथ, कैप्टन के साथ मिलके बैठ के रीथिंक करना, सोचना कि हमने कैसे आगे लेके चलना है। उनसे वो पूछता है कोच के, जी आप किस तरीके से चल रहे हो, किस तरीके से आप कंफर्ट। लेकिन यहाँ तो मसला होता है कि हमारे पाकिस्तानी जो कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो आपने करना है। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन अ पाकिस्तानी कोच एंड अ फॉरेन कोच। फॉरेन कोच आपसे मिलकर बैठ के आपसे डिस्कस करता है, वो आपको अग्री करवाता है बहुत सारी चीजों के ऊपर, और उसमें जब वो प्लेयर अपने दिल से तैयार हो जाता है उसके बाद वो उसे काम करना शुरू करता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो कोच है वो कहता है जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, मैं ये करता था तुम भी ये करो। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोचिंग एक साइंस हो चुकी है, इसको पहले इनको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद फिर ये रोल लेना चाहिए। स्ट्रेट में आके यार कैसे, आप मुझे बताएं यार, मैं इस वक्त अगर फॉर इंस्टेंस मैं किसी बैंक का मुलाजिम हूँ, मैं ग्रेड 1 ऑफिसर हूँ, मुझे कह दिया जाए चले जाए जी आप प्रेसिडेंट बन जाए, तो आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे पता ही नहीं है कि वहां पर क्या क्या रोल निभाने होंगे, किस किस्म की चीजों को मुझे सामना करना पड़ेगा, तो मैं वहां जाके बैठ जाऊं और मैं कैसे चला सकूंगा वो। सो यही हाल ये हो रहा है यार, मुझे अफसोस होता है। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि ये प्लेयर्स जो बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, स्ट्रेट अवे इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट लेने के
बाद उसको एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं? इनको तो खुद कहना चाहिए कि नहीं जी, हमें इतने ही पैसे दे दें और हम नीचे लेवल पे काम करेंगे। पैसों का ही मसला है ना, आप पैसे दे दें उनको, कराएं उनको जूनियर लेवल के ऊपर काम, क्योंकि वहां वो प्लेयर्स को डेवलप करेंगे, वो प्लेयर बन के ऊपर आएंगे और उसके बाद आप जाके ऊपर टीम को भी कोच कर लें, कोई इशू नहीं। हारून साहब, आपको लगता है कि इन नाकामियों में कोचिंग भी कहीं ना कहीं, जो कि हिकमत अमली कोचिंग स्टाफ तैयार करता है, हिकमत अमली के एतबार से भी खामियां नज़र आई हैं आपको पाकिस्तान की इस T20 सीरीज़ में? बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया को अगर हम एक तरफ रख दें, ये जो 4 पाकिस्तान T20 मैचेस खेले। सबसे बड़ी बात तो आप ये ले लेना कि आप टीम टॉस जीतते हैं अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर, अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर आप दूसरी टीम को बैटिंग दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि बादल छाए हुए हैं, मौसम थोड़ा सा ऐसा है, स्विंग होगा बॉल, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अरे कभी भी T20 में आप जब भी अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर, जब आप भी 200 रन बना, लेकिन आपने 175 180 रन तो किए ना, आपने उन जो मैचेस भी हारे हैं 175 180 तक तो पहुंचे हैं। इसका मतलब अगर आप पहले बैटिंग करके 200 का टारगेट वहां लगाते हैं ना, आज आप देखें ना, हालांकि आपने 155 किया, आपने उनको 18-20 पे 3 आउट कर दिए ना, उनके कर दिए। उसके बाद अगर वो कैचेस ना छूटते और ये सारी चीजें ना होती तो न्यूजीलैंड के बैटर्स को भी प्रॉब्लम हो जाती इन रन को चेज करना। सो मेरे अपने नजदीक ये वो थिंक टैंक की गलतियां थी कि टॉस जीत के मुसलसल आप जो है वो उन्हीं को बैटिंग दिए चले जा रहे हैं, इस बात को सामने रखते हुए कि जी ओवरकास्ट कंडीशंस है, गेंद स्विंग होगा। ऐसे नहीं होता, पिचेस इतनी अच्छी बनी हुई होती है। आफ्टर ऑल उन्होंने भी तो आपकी बॉलिंग को निगेट किया ना, 2 दफा वो आपके खिलाफ 200 से ज्यादा रन करें, और 200 से ज्यादा रन का जो प्रेशर है T20 में वो बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे अपने नजदीक ये तो बहुत, ये बैठ के जब सोचेंगे तो इनको पता लगेगा कि क्या क्या इन्होंने गलतियां की। दूसरा देखिए ना, शाहीन शाह अफरीदी पहली मर्तबा T20 की कप्तानी कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए उसके साथ मिल बैठ के जो स्ट्रेटेजी बननी होती है तो वो खुद भी थोड़ा सा डावाडोल होगा कि मैं क्या करूं, मुझे जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं मुझे उसको फॉलो करना है। आपने देखे ना 3 विकेट कीपर लेके गए। अब देखिए, मैंने आपको याद होगा, पहले ही मैंने आपको कहा, तो मुझे डर लग रहा है कि इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो खेले बगैर आ जाएंगे, और अभी वो नजर आ रहा है, क्योंकि साहबजादा फरहान को एक मैच मिला, उनको दूसरा मैच देना चाहिए उनको। अब मुझे पता है ना, साहबजादा फरहान जब टीम में आया तो उसके जहन में तो ये होगा ना कि मैं ओपन करूंगा या मैं नंबर 3 करूंगा। आपने फखर जमान को कह तो दिया कि आप नंबर 4 पे बैटिंग करो। आज वो जिस तरह आउट हुआ, अगर ये फर्स्ट 6 ओवर में ये शॉट मारता तो कोई फील्डर ही ना होता, तो ये चौके छक्के उसको भी लगते ना। सो मेरे अपने नजदीक जो इनको सोचना चाहिए था कि अगर आपने बाबर को नीचे ले आए हो 3 नंबर पे, तो रिजवान को क्यों नहीं कहते कि वो भी नीचे है? आपके पास फिनिशर नहीं है। सो अगर आपने कुछ रीथिंक करना है, सोचना है, तो आप ये भी तो सोचे ना कि हमारे आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे, तो आप बाबर को और रिजवान को कह दो यार आप आगे फिनिशिंग रोल करो। आपके मिडिल ऑर्डर बैटर्स कुछ नहीं कर रहे और आपने बैटिंग के साथ छेड़छाड़ की है। हारून रशीद साहब, यहीं से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, चूंकि ये हिकमत अमली में चीज़ें आती हैं। और क्या आपने इन टॉप क्रिकेटर्स के साथ इतनी बात की कि वो कंफर्टेबली पाकिस्तान में अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, जिस पर वो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, उसको बदल कर आगे बढ़ें? यहीं पर वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद फिर सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर जो पाथवे है हमारा जूनियर क्रिकेट का या डोमेस्टिक क्रिकेट का, उस पर भी हम हारून रशीद साहब से उनकी राय ज़रूर लेंगे। जोर का जोड़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुसलसल नाकामियां, बात हम कर रहे हैं इस हवाले से कि इन नाकामियों से कैसे जान छुड़ाई जाएगी, कैसे हम निकलेंगे इन नाकामियों के भंवर से, और कैसे शुरू होगा पाकिस्तान की फतूहात का और कामयाबियों का सफ़र। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब, ये जो नंबर्स के साथ, बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ हुई है, जब आप हिकमत अमली की बात करते हैं, जब आप एक प्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ की बात करते हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई यहाँ पर भी गलती हुई है और ये भी बग़ैर सोचे समझे ये फ़ैसला किया गया? क्योंकि अगर आपने जिस ओपनिंग पेयर को छेड़ा है, पहले ही बॉल पर कोई एक ओपनर आउट हो जाता है, तो वही बैट्समैन जिसको आपने ओपनिंग के स्लॉट से हटाया है वो दोबारा ग्राउंड पे होता है, तो पावर प्ले के इस्तेमाल को जो बुनियाद या जवाज़ बनाया गया था, वो तो मसला अपनी जगह पर मौजूद रहा। देखिए, बिल्कुल रहा। देखिए, मैं आपको सिर्फ इसकी कॉम्पोजिशन बता दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो टीम सेलेक्ट हुई थी वो कैसे हुई। इस टीम में 6 ओपनर्स थे, इस टीम में 6 फास्ट बॉलर्स थे, सिर्फ एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, इफ्तिखार। क्योंकि मैं इसको रिजवान को और बाबर को भी T20 में तो ओपनर ही कहूंगा ना, क्योंकि थ्रू आउट वो ओपन करते चले आए हैं। और बाकी जितने भी प्लेयर्स आए हैं, चाहे वो हसीबुल्लाह हो, चाहे वो साइम अयूब हो, फखर जमान हो या साहिबजादा फरहान हो, ये सारे के सारे ओपनिंग बैट्समैन थे।
आप मुझे बताएं कि एज एन ओपनिंग बैट्समैन अगर थ्रू आउट अपने करियर में खेल रहा हूँ ओपनिंग या नंबर 3 पे, तो मुझे पता है कि मैंने तो जाती पैड कर ली। यहाँ तो जाती मैं बॉल को फेस करूंगा, दूसरे एंड पे खड़ा हूंगा, या मैं 3 नंबर पे पैड पहनकर बाहर बैठा हुआ हूँ। सो आपके पास तो आपका जो कॉम्बिनेशन तो वही खराब हो गया जब आपने टीम अनाउंस की। टीम को बनाते हुए ये सोचा ही नहीं कि आपको मिडिल ऑर्डर में हमने सिर्फ इफ्तिखार के ऊपर सारा का सारा मुद्दा डाल दिया कि ठीक है जी, हमारी थिंकिंग ये है कि जी वो T20 में हर कोई हर जगह बैटिंग कर सकता है। ऐसे नहीं, वो उस वक्त कर सकता है अगर उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वैसे ही किया हो, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए ये सारी चीजें, तो वही मुझे फीलिंग हो गई थी कि यार ये देखो 3 विकेट कीपर लेके गए। आप मुझे बताएं कि रिजवान के होते हुए कोई दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन या तो कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन हो तो आप उसको लेकर आएंगे ना कि चलो यार 2 विकेट कीपर के साथ खेल सकते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ डोमेस्टिक या फ्रेंचाइज क्रिकेट का ही था ना। इंटरनेशनल क्रिकेट का हो तो मैं मान लेता हूँ कि चले जी जैसे बेस्टो को खिला देते हैं और बटलर खेल लेता है। उनका इंटरनेशनल का एक्सपोजर देखें, यहाँ पर एक्सपोजर कुछ नहीं था। आपके पास 4 महीने से रह गए हैं, सिर्फ आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। अब तो आप बिल्कुल जीरो पे आगे खड़े हो गए। इस सीरीज के बाद आपको नहीं पता कि आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा। आपके मेरे लगता है कि 15 से 20 मैचेस ही होंगे वर्ल्ड कप से पहले, और तो नहीं होंगे। उनमें अब आप क्या करेंगे, नए सिरे से शुरू करेंगे। और अभी जैसे कि जो मैं खबरें पढ़ रहा हूँ उसमें तो मुझे यही पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी, आपके हेड कोच की तरफ से हो रही थी, आपके मैनेजर की तरफ से बड़ी इंटरफेरेंस, यानी बच्चों को स्कूल के बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यार फॉर गॉड सेक, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उनको थोड़ी सी तो यार उनको आजादी दो ताकि अपने हिसाब से सोचें समझें। आप गलत किस्म के प्रोटोकॉल लगा के उनको बंद कर रहे हो। ये चीजें डेफिनेटली असर करती हैं परफॉर्मेंस को। ये चीज़ें असर करती हैं कारकर्दगी पर। तारिक सईद साहब, 4 मुसलसल नाकामियाँ हुई हैं। हारून रशीद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है कि कहीं ना कहीं कुछ सख्तियाँ भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ मदाखलत भी नज़र आती है गैर ज़रूरी तौर पर, और हिकमत अमली के एतबार से भी पाकिस्तान की टीम पीछे है। टीम सिलेक्शन के एतबार से आपने सुना है कि हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि कितने फास्ट बॉलर्स थे, कितने ओपनर्स थे और कितने विकेट कीपर्स आप इस टूर पर चले गए। और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है हारून साहब के मुताबिक कि हम फिर सिफर पर खड़े हैं और वर्ल्ड कप की तैयारी हम कैसे करेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इन मैचेस में नाकामी और फिर वर्ल्ड कप को सामने देखते हुए पाकिस्तान टीम की इस मौजूदा कारकर्दगी को? जी हाँ, जाहिर है कि मायूसी तो हुई है हम सबको ही, क्योंकि 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान टीम को हारते हुए देखने के हम आती हैं नहीं। और न्यूजीलैंड की इस टीम के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अच्छा था, जो प्रीवियस रिकॉर्ड था T20s में ख़ास तौर पर। और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो हम कह सकते थे कि जिसमें पाकिस्तान टीम जो है वो किसी भी दुनिया की टीम को हराने की सलाहियत रखती है। तो मायूस किया है पहले बॉलर्स ने, जो पहले 3 मैचेस थे उनमें जो बॉलर्स हैं वो उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा नहीं उतर सके। और नई बॉल पर मसला था, शहीन के साथ दूसरे एंड पर कुछ साथ देने वाला उस तरह से नजर नहीं आया। और स्पिनर की भी कमी पाकिस्तान को खासी हद तक महसूस हुई है, क्योंकि शादाब खान पहले आउट ऑफ फॉर्म थे, फिर वो इंजरी का शिकार हो गए। तो मिडिल ओवर्स में आज जिस तरह 3 विकेटें गिरी हुई थी, अगर पाकिस्तान के पास एक कारगर स्पिनर होता तो शायद बाजी पलटी जा सकती थी। लेकिन मसाइल हैं इस टीम के साथ, इसमें कोई शुबा नहीं। और ये बात वजह है हारून रशीद साहब की। हारून साहब, तारिक साहब जैसे कह रहे हैं कि स्पिनर भी पाकिस्तान के पास नहीं है, हमारे पास कोई ऑलराउंडर भी नज़र नहीं आता है, तो ये कैसे लोग आएंगे? क्या आपको लगता है कि जो हमारी एक सप्लाई थी जूनियर क्रिकेट से फर्स्ट क्लास और फिर उसके बाद आपकी ए टीम और पाकिस्तान की टीम तक, वो कहीं ना कहीं मुतासर है और ये एक बड़ी वजह ये भी है? देखिए हाफिज, जो भी बड़ी अच्छी बात की तारिक ने, मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं। देखिए आप स्ट्रेटजी देखें कि न्यूजीलैंड में खेल रहा है, वो 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है। T20 में 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है। वेयर एज पाकिस्तान, जो अपने आप को स्पिनर्स के ऊपर कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम वहां 1 स्पिनर के साथ खेले, कहीं भी 2 स्पिनर इकट्ठे नहीं खेले। दूसरा, आपने देखा होगा कि इफ्तिखार को तो बॉलिंग ही नहीं दी गई। यानी अगर आपके पास दूसरे स्पिनर की जरूरत आती, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उनके पास ज्यादा हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ तो इस्तेमाल करें, 1 से 2 ओवर के इस्तेमाल करके देख सकते थे ना। सो अब तो चले, ये जो चीज हो गई है ये तो बाजी का हिस्सा बन गया। तो आपने जो वे फॉरवर्ड की बात कर, देखिए सबसे बड़ा इशू जो मैं आपको बताऊं कि जो भी होने जा रहा है, ये बहुत मुश्किल हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा सही रास्तों पे इस्तवार होगी, सही सिम्त में उसकी हमें मुश्किल हो गया आपके ख्याल में? बड़ा मैं थोड़ा सा
मैं तो सबसे बड़ा जो है ना मैं कहता हूँ कि देखें, मैंने तो बहुत सारे चेयरमैन के साथ काम किया ना, ये नहीं है कि नजम सेठी के साथ मैंने काम किया तो मैं उसके मतलब बात कर रहा हूँ। नजम सेठी जब पहले दौर में भी आए थे, उस वक्त भी इमरान खान ने गलत हटाया, उस वक्त भी पाकिस्तानी क्रिकेट सही सिर्फ की तरफ चली गई थी। आप देखिए T20 आपके जो PSL एक ब्रांड बना, आपकी फॉरेन टीमें वापस आई, आपकी टीमें बेहतर होती चली जा रही। अब इस दौर में जब वो अपनी मैनेजमेंट कमेटी में आए, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें अच्छी की। जो भी हमारा थिंक टैंक आया था टीम के साथ, वो लेके प्रोग्रेस कर रहा था। आपके A टीम के टूर्स बहुत अच्छे हो रहे थे, आपके अंडर 19 के टूर्स जो है बहुत लगे हुए थे। तो ये चीजें तैयार हो रही थी नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, ताकि हम साथ साथ नीचे से टीमों को, प्लेयर्स को ग्रूम करते रहेंगे, और उसके बाद जो जो ऊपर से प्लेयर बाहर होता जाएगा, नीचे से प्लेयर्स बन के और ये ऊपर आते चले जाएंगे। सो वो सारे का सारा सिलसिला टूट गया। देखिए, मुझे इससे चेंज से कोई वो एतराज नहीं है, चेंज हो लेकिन अच्छी पॉलिसी को फॉलो तो करें। मसला यहाँ होता है कि आपकी अच्छी पॉलिसीज को लोग फॉलो ही नहीं करते। दुनिया भर में आप देखें ना, इस वक्त इंग्लैंड की टीम, अभी तक बटलर कैप्टन है उनका, सबसे बुरी परफॉर्मेंस इंग्लैंड की हुई थी वर्ल्ड कप, उन्होंने तो नहीं कोई चेंज किया। सो एक तसलसल जब तक नहीं होगा किसी भी मैनेजमेंट में, उस वक्त तक आप कर नहीं सकते। आप 2 महीने के लिए एक चेयरमैन आता है, 2 महीने के लिए दूसरा आता है, फिर उसके बाद चेंज हो जाता है, फिर कोई तीसरा आ जाता है। सो इस तरीके से आपकी ये बोर्ड नहीं चलेगा, ना आपकी क्रिकेट चलेगी। तारिक सईद साहब, ये बड़ी ख़तरनाक बात की है हारून साहब ने कि पाकिस्तान की क्रिकेट को दुरुस्त समत में आने में मुश्किलात हैं, और ये बड़ी परेशान कुन है कि पाकिस्तान अगर अपना रास्ता दुरुस्त नहीं करेगा तो फिर नाकामियाँ आने वाले दिनों में और भी आ जाएंगी। हॉकी और स्क्वॉश का हाल हम पहले ही देख चुके हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से इन दिनों क्रिकेट में हर जगह पर यह बात होती है कि कहीं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका तो नहीं बनने जा रहा। आपको लगता है वाकई बड़ी मतलब आपको कोई तस्वीर इतनी ख़राब नज़र आती है सामने देखते हुए? नहीं, देखिए, हारून रशीद साहब का अपना उनका तजुर्बा है और वो बात करने में हक बजाने में, लेकिन जो हॉकी या क्रिकेट या स्क्वाश, वो इन खेलों से दूसरा जो क्रिकेट को थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाती है जो चीज़ पाकिस्तान में, वो ये है कि इस खेल का बहुत ज़्यादा शौक है। हॉकी में आपको शाज़ो नाज़िर आप खेलने वाले मिलते हैं, आप नेशनल स्टेडियम में या निश्तर पार्क की तरफ आप जाते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो आपको वहाँ पर हॉकी खेलने वाले आपको गिनती के खिलाड़ी वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन जो क्रिकेट खेलने वाले हैं ये हर जगह पर हैं। तो टैलेंट है पाकिस्तान में, इसमें तो कोई शुबा नहीं, और मायूस तो हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी शायद ये टीम जो है वो नई बनने जा रही है। कप्तान नए थे, पिछले टेस्ट टूर पे कप्तान नए थे, शान मसूद। तो मैं समझता हूँ कि हॉकी या क्रिकेट या स्क्वाश के साथ उस तरह से हम मवाजना, मतलब हॉकी या स्क्वाश के साथ नहीं कर सकते पाकिस्तान क्रिकेट का। हारून साहब, ये भी एक बात सुनने को मिलती है, जैसे अभी तारिक साहब ने भी कहा कि शायद नई टीम बन रही है। आपको लगता है कि एक नई टीम बन रही है, या हमें इस वक्त कोई नई टीम की जरूरत थी? नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आया कि नई टीम तो ऑलरेडी आपकी बन चुकी हुई थी, उसमें फर्दर जो चेंजेस आई हैं उसने इसको अब नया बना दिया। देखिए, अभी जो तारिक बात कर रहे थे, ऑब्वियसली हम उसको कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जिस तरफ इशारा था ना, वो इशारा ये था कि देखें, इस वक्त आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है। आपके डिपार्टमेंट क्रिकेटर, आप कहते थे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है बहुत मजबूत है, आपके डिपार्टमेंट्स 80 पे आउट हो रहे हैं, 90 पे आउट हो रहे हैं। आपकी ये फर्स्ट क्लास प्रीमियर लीग चल रही है इस वक्त, जो भी चल रही है। सो आप देखें कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो कहां से कहां जा चुका है। उसका रीजन है क्योंकि जो रियल सेंस में जो आपकी क्लब क्रिकेट है ना, आप क्रिकेट सीखते हैं क्लब क्रिकेट से। वहां खेल के आप अंडर 19 होते हैं तो अंडर 19 में सिलेक्ट होते हैं। आप अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो वहां से आप सिलेक्ट होते हैं आप अपनी शहर की टीम में या अपने रीजन की टीम। अब मसला ये हो रहा है कि यहाँ पर अब हो गया है सिलसिला ओपन ट्रायल्स का। हाफिज, ओपन ट्रायल्स में किसी दिन अगर मेरा दिन अच्छा होगा तो मैं 2-3 शॉट्स अच्छे मार लूंगा। 100 लड़का वहां पर होता है, तो जो 2-4 अच्छे शॉट मार लेगा आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि पीछे तो डेटा अवेलेबल ही नहीं है। मेरे अपने नजदीक जो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुश्किल पाकिस्तान को होगी, इसलिए कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ग्रास रूट लेवल के ऊपर, क्लब क्रिकेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्रिकेट नहीं हो रही। आपके प्लेयर्स नीचे क्रिकेट खेल के ऊपर नहीं आ रहे। इस वक्त भी मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, आप उठा के देख लें जितने भी इस वक्त पाकिस्तान की टीम में प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं, इनकी लिस्ट एक क्रिकेट का जरा रिकॉर्ड उठा के देख,
इनके बहुत कम तादाद में मैचेस होंगे, इनकी बहुत कम तादाद में मैचेस हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, तारिक सईद साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका शुक्रिया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रह गई हैं और ये बुनियादी तौर पर एक अहम मसले की तरफ निशानदेही की है हारून रशीद साहब ने। ये जो ओपन ट्रायल्स का ड्रामा है पाकिस्तान की क्रिकेट में, इसको तो सबसे पहले बंद होना चाहिए और यकीनी तौर पर आपको उस क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है, जिसमें आपको तसलसल नज़र आता है। देखना यह है कि इस बारे में कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर हम सरेदस्त इस पर गौर करते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, तो लगता है कि ऐसा होने के इम्कानात ज़रा कम है, लेकिन इसके बगैर आप आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।